अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल की बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, ड्रम दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के हवाले से और देखेंगे कि पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। इसके अलावा बात की जाए कि किया इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं और स्कूलों के हवाले से सिंध हुकूमत का स्कूलों के बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला जो कि सामने आ चुका है। तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी है। आग ने नेशनल पार्क के बड़े रकबे को लपेट में ले लिया है। आग सईदपुर विलेज रेंज में मार्गला के पहाड़ MF16 के इलाके में लगी और DCA के 75 से जायद दफातर फायर और फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। CDA के 75 से जायद फायर फाइटर्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस वक्त मदद कर रहे हैं। ताहम तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अब्बासी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? कोई जानी नुकसान की इतलात तो मौसूल नहीं हुई और इसके अलावा अभी कितना वक्त और दरकार होगा? क्या कुछ हद तक आग पर काबू पाया जा सका है या नहीं? जी, ये मार्गला हिल्स जो है, इसका जो सैदपुर विलेज रेंज है, इसके करीब पहाड़ियों के में जो है आग भड़क उठी है और इस वक्त तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका। गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है और तेज हवाओं की वजह से इस पे जो है आग मुसलसल भड़क रही है। इस वक्त सीडीए की तरफ से तकरीबन 75 के करीब जो है फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर ऑफ प्रोटेक्शन और DG एनवायरनमेंट सीडीए जो है वो भी इस वक्त वहाँ मौके पे मौजूद हैं। खुशकिस्मती से ये वो इलाका है जहाँ पर आबादी ज्यादा नहीं है और आबादी ना होने की वजह से किसी किस्म के जानी नुकसान की इस वक्त तक इतलात नहीं है। ताहम जो है रसाई वहाँ तक आसान ना होने और रोड का वहाँ तक एक्सेस ना होने की वजह से जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो मुतासर हैं, लेकिन जो सीडीए के का जो अमला है वो पैदल रस्तों को इख्तियार करते हुए मौके पर पहुंचा है और मुसलसल कोशिशें जारी हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। ये एरिया जो है ये नेशनल पार्क मार्गला हिल के नेशनल पार्क हिल एरिया कराता है और इसको मार्गला पहाड़ के MF16 जो एरिया है उस इलाके में ये आग लगी हुई है, जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। तौसीफ अब्बासी, आग लगने की वजह क्या सामने आ सकी है? किस वजह से आग लगी है? जी, इस वक्त तक ये तो सामने नहीं आया, वाज़ेह नहीं हो सका कि ये आग लगी किस वजह से है। ताहम गर्मी की शिद्दत की वजह से जो हमारे सीडीए के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से भी आग भड़क सकती है। ताहम ये भी वजूहात मुमकिन तौर पर बताई जा रही हैं कि कोई राहगुज़र जो है वो पैदल गुजरते हुए उसने कोई चिंगारी या सिगरेट वहाँ पे फेंका हो, जिसकी वजह से खुशक झाड़ियों में आग भड़क उठी है। ठीक है तौसीफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कराची में लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत आमने सामने आकर नासिर शाह के 9 अरब के वाजिबात अदा ना करने के बयान पर के इलेक्ट्रिक की नई हिकमत अमली। फॉल्ट के नाम पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। नासिर शाह के 9 अरब के वाजिबात अदा ना करने के बयान पर के इलेक्ट्रिक की नई हिकमत अमली। काशिफ मुनीर से जाते हैं। काशिफ मुनीर, ये किस किस्म की हिकमत अमली है जिसमें घंटों लोड शेडिंग गायब है? देखिए जी, कराची में इस वक्त जैसे गर्मी बढ़ी है, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग तो हो ही रही थी। तहम अब सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक जो है वो आमने सामने आ गई है। 9 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से लेने हैं। वो 9 अरब रुपए के वाले। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो भी एंटिटीज हैं, जो भी इदारे हैं, वो सारे मिलके ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। तो हमारे यहाँ जो एक इशू चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, और जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद हम बिजली पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मज़ीद भी अभी आगे बन रही है। जो हमारा एक और हमारी आवाम का एक जो मुतालबा है इस हवाले से कि हम बिजली बनाते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह वो भी हम देंगे। उस हवाले से लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक जो मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक फिर रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है
اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، تو اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے، اور جو لاسز کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا، جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کام ہے، صوبے کے پارٹ پہ، اس پہ ہم اپنا کام کریں گے، اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ریپس ہیں، ہماری عوام ہے، ایک ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیو شروع کریں گے۔ اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو آہستہ آہستہ کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا، تو مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں، ہماری ابھی کنٹینیوس میٹنگز ہوئی ہیں، آج انشاءاللہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی، انہوں نے اپنی دی، اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بحیثیت صوبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹورڈ سولر، وہاں پہ لوگوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا لاس کم ہوگا۔ جب ان کا لاس کم ہوگا تو ظاہری بات ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشوز آتے ہیں اس طرح کے، جس پہ وہ لاسز ہمارے اوپر ایک بوجھ کی طرح آتے ہیں اور ہماری کٹوتیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور ہمارے عوام کو بجلی ملے گی۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا، اور جس طریقے سے ہم نے ایک باہمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا، صوبے کا احساس کیا، ہماری لا اینڈ آرڈر کی، ہماری معاشی حالات کا، لوگوں کے حالات کا احساس کیا، اسی طرح یہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم بھی احساس کریں ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پاور ڈویژن کو، تو اس پہ انشاءاللہ مل کے کام ہوگا، اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ میں صوبے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو، پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے، مل کے گورنمنٹ بھی سپورٹ دے گی، عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان چیلنجز کو نپٹا کے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود، پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا۔ پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا، جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں، ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے، اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے، اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں۔ اچھا سر، یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ وانی پی ٹی آئی سے اس وقت راحت دیتا بھی اور جیل میں بھی ملاقات ہوئی، تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل قابلہ لیا گیا مختلف مقاموں پہ۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی محسن نقوی
دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک PMLN جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے. اب اس کے بعد پوزیشنز آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں، جو عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں وہ پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو، عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے. ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں، اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے. نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے، ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. نقوی صاحب ہاں جی، نقوی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وفاق اور PTI کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ وفاقی پروجیکٹ کے کارنامے کی حفاظت. کیا سیاسی مفاہمت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں PTI اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا گورنر فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن KPK میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے. آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے. تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا، میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لغاری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا گورنر KPK صاحب کی بیٹھ کے مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی جماعت کے لیول کے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے؟ دیکھیے گورنر KPK سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی بات obviously جب میں بیٹھنے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اللہ نے چاہا. پہلی بات. دوسری بات جو مولانا صاحب کی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے، اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں. میرے خیال میں بات میں نے فلور پہ کی ہوگی اسمبلی کے، شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی. تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے، ایک ہے ایڈمنسٹریٹیولی. ظاہری بات ہے، خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، خان صاحب نے ایک حکومت بنائی صوبے میں، تو صوبے کے مسائل، صوبے کے حقوق، اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹیو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں. بس آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا KPK میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے. ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. اپنا ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ KPK وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا، وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں گے. مزید یہ کہا کہ سسٹم کے اندر جو بھی لوسز کی کمیاں ہیں اس پر صوبے کے کام ہیں، اس پر دھیان دیا جائے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں.
वेलकम बैक। कायमा कमेटियों के हवाले से MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। सिंध असेंबली की 8 कायमा कमेटियों की सरबराही MQM को दी जाएगी, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया है। बात करते हैं सरफराज कायम खानी से। सरफराज कायम खानी, बताइएगा, MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी, कायमा कमेटियों के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। वहीं सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कायमा कमेटियों के हवाले से जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही थी वो दूर हो गई हैं। सिंध असेंबली में जो 8 कायमा कमेटियां हैं उनके चेयरमैन जो हैं वो MQM के होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एतराज़ात थे वो भी खत्म हो चुके हैं। इन तमाम 8 कमेटियों में स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट समेत 8 जो महकमों की कायमा कमेटियां हैं, इनके चेयरमैन जो है वो MQM की जानिब से होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली। ASI थाना कासिमाबाद अख्तर हुसैन हीट स्ट्रोक के बायस जाँ बहक हो गए। ASI अख्तर हुसैन को अदालत से वापसी पर हार्ट अटैक हुआ, जो कि जान लेवा साबित हुआ है। ASI कासिमाबाद में हैदराबाद में क़यामत खेज गर्मी ने पुलिस अफसर की जान ले ली है। एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 4 डाकू अहले खाना को यरखमाल बनाकर 215 तोला जेवर, 32 लाख रुपए नकदी और कीमती घड़ी ले उड़े। डाकू जाते हुए CCTV कैमरों के DVR भी अपने साथ ही ले गए हैं। फैसलाबाद से साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। साजिद खान, बताइएगा, इन मुल्जिमान का कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, ये थाना पीपल्स कॉलोनी का इलाका में ये फैसलाबाद की बहुत बड़ी वारदात है, जिसमें 32 लाख रुपए से जायद नकदी और 215 तोले के करीब जो जेवरात और कीमती जो सामान घर से डाकू जो छीन के ले गए। इस हवाले से अगर देखा जाए तो CCTV कैमरे भी उस घर पे लगे थे, लेकिन डाकू ने जाते हुए DVR भी वहाँ से उठा के ले गए। इस हवाले से पुलिस जो है मुख्तलिफ एंगलों से तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जो है मुख्तलिफ एंगलों से CCTV फुटेज भी हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन डाकुओं की अभी तक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी तक डाकुओं की शिनाख्त न हो सकी। लाहौर में चोरी की बड़ी वारदात। लोअर माल के इलाके में चोर छत तोड़कर घर से 40 लाख रुपए, तलाई जेवरात और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कार्रवाई हो सकी मजीद कोई? बिल्कुल, शहर में चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ने लगी हैं। पुलिस इन पर काबू पाने में नाकाम है। लाहौर का इलाका लोधमहल है, यहाँ पर चोर जो है छत तोड़कर एक घर की 40 लाख मालिक के नकदी, प्राइवेट और दीगर सामान ले उड़े हैं। चोर अंदरीब नामी शहरी जो है इसके घर से जो है छत फाड़ के वो दाखिल हुए। एफआईआर के मतन के मुताबिक चोरों ने जो है सीमेंट, अलमारी और जो है ड्रेसिंग टेबल के ताले तोड़े हैं और कीमती सामान LCD, करेंसी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल और दीगर सामान ले उड़े हैं। पुलिस ने वारदात का मुकदमा कर लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते बात करें, पंजाब में खसूसी बच्चों के तालीमी इदारों के लिए 64 करोड़ 15 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। 54 करोड़ 83 लाख रुपए से 12 स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मुरम्मत की जाएगी। अदरीस शेख हमारे साथ है। अदरीस शेख, बताएगा, मुरम्मत के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है खसूसी बच्चों के तालीमी इदारों के लिए 64 करोड़ 15 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो मंजूर कर ली गई है। ये 54 करोड़ 83 लाख रुपए से 12 स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मरम्मत की जाएगी, जबकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के 10 करोड़ 32 लाख रुपए से पंजाब की 14 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के जो स्कूल हैं उनके लिए फर्नीचर खरीदा जाएगा। स्पेशल एजुकेशन अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
पंजाब हुकूमत ने पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीमी मोटर व्हीकल रूल्स की बिना पर शहरी ओपन मार्केट से गाड़ियों के नंबर प्लेट बनवा सकेंगे। इसके अलावा NRTC की जानिब से नंबर प्लेट्स ना मिलने और मुआहिदा ख़त्म होने पर सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार ने रूल्स में तरमीम की समरी इरसाल की थी। मसूद मुख्तार की समरी जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात इदरीस शेख हमें बताएंगे। इदरीस शेख बताएगा, मंजूर कर ली गई है उन्होंने जो समरी इरसाल की थी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ जो अब शहरी है वो ओपन मार्केट से अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट बनवा सकेंगे। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो है 11 लाख नंबर प्लेट जो NRTC के ज़रिए बनवाने के लिए असर 9 सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से दोबारा रुजू करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में जो बकिया 11 लाख के करीब नंबर प्लेट्स थी उनकी कीमतें बढ़ाने के हवाले से मसालती जो है इस सिलसिले में केस किया गया था और उसको वापस लेने की बाहमी रजामंदी से वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में NRTC ने बाद अजान ये जो है मसालती एक अदालत से रुजू किया था, आर्बिट्रेशन में गए तो उसको वापस लेने की मंजूरी दी गई है। तो पंजाब हुकूमत ने जो है इस सिलसिले में NRTC की जानिब से नंबर प्लेट्स ना मिलने और इस सिलसिले में जो है ये मुआहदा ख़त्म होने पर सेक्रेटरी एक्साइज की दरखास्त पर मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दी है और इस सिलसिले में सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से ये जो समरी इरसाल की गई थी उसको जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मोटर व्हीकल रूल्स 1969 को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ 11 लाख जो नंबर प्लेट्स हैं वो दोबारा NRTC से बनवाने के हवाले से जो है ये मामला दोबारा स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को भिजवाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़िला वाशी के सरहदी शहर माशकेल में बॉर्डर बंद होने की वजह से हशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। माशकेल के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने कोयटा की तरफ पैदल लॉन्ग शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ फासई से। मोहम्मद हनीफ फासई, माशकेल शहर में क्या सूरत हाल है, बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला वाशिक के सरहदी शहर माशकेल में बार्डर बंद होने की वजह से अशिया खुर्दनुश की किल्लत पैदा हो गई है। बार्डर जो है वो आलिया बारिशों से जो है वो रब्ता सड़कें तबाह हुई, जिसके बायस सरहदी बार्डर जो है उसको बंद कर दिया गया, जिसके बायस माशकेल शहर में जो है अशिया खुर्दनुश की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस माशकेल के शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। माशकेल के शहरियों ने जो है इसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च जो है वो कोयटा की तरफ शुरू कर दिया। पैदल लॉन्ग मार्च आज जो है वो दालबंदी पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ईरान के साथ जो है वो मज़सर क्रॉसिंग पॉइंट जो उसे जो है जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि माशकेल शहर में जो अशिया खुर्दनुश की किल्लत है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। शुरका का मज़ीद कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के सामने जो है वो धरना देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी चोरी की वारदातें थम न सकी। थाना लियाकताबाद की हुदूद में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी। नियो न्यूज़ के प्रोड्यूसर मियां सरफराज की गाड़ी चोरी हो गई। मियां सरफराज वालदा के इलाज के लिए इत्तेफाक अस्पताल गए थे। CCTV फुटेज के बावजूद लियाकताबाद पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम है। लाहौर में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई है। नियो न्यूज़ के प्रोड्यूसर मियां सरफराज की गाड़ी चोरी हो गई है और मियां सरफराज वालदा के इलाज के लिए इत्तेफाक अस्पताल गए थे और फुटेज के बावजूद लियाकताबाद पुलिस चोर को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जबकि फुटेज भी निकाली जा चुकी है। उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। बात करते हैं शाहिद हनीफ से। शाहिद हनीफ, क्या मामला है? ये फुटेज सामने आ चुकी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी, शहर में गाड़ी चोरी के वाकया जो है वो थम ना सके। थाना लियाकताबाद की हदूद में इत्तेफाक अस्पताल के बाहर से गाड़ी चोरी हुई है। वालदा के इलाज के लिए अस्पताल में आया शहरी सरफराज गाड़ी से महरूम हो गया और 25 लाख की गाड़ी से शहरी को हाथ धोने पड़ गए हैं। काले रंग की करोला गाड़ी चोर ले उड़े हैं। वाकये का मुकदमा थाना लियाकताबाद में दर्ज कर लिया गया है। ताहाल अभी गाड़ी जो है वो बरामद ना हो सकी या गाड़ी का कोई सुराग ना लग सका और लाहौर रंग और नियो टीवी ने जो है CCTV फुटेज हासिल कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि इत्तेफाक अस्पताल से ये मामला हुआ जहां पर शहरी की गाड़ी चोरी हो गई और पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स इंटेलिजेंस का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ खुले समंदर में ऑपरेशन। मुश्तरका ऑपरेशन में 675 किलो आइस बरामद हो गई। ऑपरेशन में 5 गैर मुल्की और 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद होने वाली मनशियात की मालियत 10 अरब रुपए से जायद है। बताएं आपको, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स इंटेलिजेंस का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ खुले समंदर में ऑपरेशन और मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें 675 किलो आइस बरामद की गई है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और जिसमें बड़ी मिकदार में आइस बरामद की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इंटेलिजेंस की जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें मुश्तरका ऑपरेशन में 650 किलोग्राम मेथामाइन जो है आइस समंदर से जो है वो बरामद की गई है। डायरेक्टर ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस कराची के मुताबिक जो ये की गई है, इसके अंदर जो है ये जब्त की गई 5 गैर मुल्की और 2 पाकिस्तानियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसकी जो मनशियात की मालियत बताई गई है ये 10 अरब रुपए है और इसके हवाले से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FIA स्टेट बैंक सर्कल ऑनलाइन गैम्बलिंग का सहूलतकार बन गया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग केस में मरकजी किरदार आसम बेग समेत 17 अफराद नामजद हैं, जबकि 3 मुलजिमों रुबाब, शुजात और तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आसम बेग 3 बैंकों के 15 नए अकाउंट से सट्टे की रकम भारत मुंतकिल करने लगा, जबकि दूसरी जानिब ऑनलाइन गैम्बलिंग के मरकजी किरदार को गिरफ्तार और नामजदगी से बचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद शाह से हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जो अच्छा बताइएगा। जी, पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए और सट्टे के बढ़ते हुए कारोबार और उनसे हासिल होने वाली रकम की बैरून मुल्क मुंतकली के हवाले से FIA स्टेट बैंक सर्कल ने तहकीकात का आगाज़ किया था और इस ज़मन में FIA स्टेट बैंक सर्कल ने 8/2024 17 नामजद मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें ऑनलाइन सट्टे और जुए की रकम के बैरून मुल्क मुंतकिल करने के हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया था और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया था। इस मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद से इस मुकदमे में जो मरकज़ी मुलजिमान थे उनको बचाने के हवाले से कोशिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था और ना सिर्फ उनको मुकदमे में नामजद ना करने और उनको गिरफ्तारी से बचाने के हवाले से भी FIA स्टेट बैंक सर्कल को दबाव का सामना था। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि FIA स्टेट बैंक सर्कल ने जो तफ्तीश की है, जो तहकीकात की हैं, उसके मुताबिक ये रकम दुबई और भारत वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतज़ामिया को नहीं बताया जाएगा। मज़ीद तफसीलात आपको बताएं। सिंध हुकूमत की जानिब से टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतज़ामिया को नहीं बताया जाएगा। शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद है। शफकत अजीज़, बताएगा ये फैसला क्यों किया गया है? देखिए, आज सिंध असम्बली के इजलास में एक रुकने असम्बली ने तवज्जो मबजूल करवाई कि कराची में बल्कि सिंध भर के जो तालीमी इदारे हैं उसमें बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन है, उन्होंने तवज्जो दिला नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो सरकारी और निजी स्कूलों के में जो बच्चे हैं उनका ड्रग टेस्ट करवाएगी, जिसका नतीजा जो है। ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा बतौर सदर PMLN जो है उसे मंजूर करते हुए उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो नए सदर के इंतखाब तक ये ज़िम्मेदारियाँ जो है उनको निभाते रहें और उनका बतौर कायम काम सदर जो है वो तकर्रर कर दिया गया। और पार्टी आइन के मुताबिक सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ फरमा हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक आज 27 मई को सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स का इजरा था
اور آج اس وقت میں کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں. کل صبح یعنی 28 مئی کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نامینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے. اور اگر کوئی آج نامینیشن پیپرز کا اجرا کسی وجہ سے نہیں کروا سکا تو کل بھی جو ہے وہ اجرا ہو سکے گا، اور کل ہی پھر انہیں پیپر فل کر کے 12 بجے سے پہلے جمع کروانے ہوں گے. 1 بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی، اور اس موقع پہ تمام سیکنڈری پرپوزر جو ہے ان کا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا. 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2:30 بجے تک وڈرال ہو سکے گا نامینیشن پیپرز کا، اور 3 بجے جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اس کو مرتب کر دیا جائے گا، اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں، اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا، لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے. تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا. تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں. صبح 10 بجے بھی نامینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے. سیکورٹی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق، پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ. اس بارے میں آپ اگر کچھ یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے تو کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل الیکشن کتنے دیر تک پروسیس یہ چلے گا؟ دیکھیں جی 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی. اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب. ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں. تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں 10 سے 12 بجے تک. ہماری اطلاع ہے کہ یہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل کے قائد کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے. کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو کل سیکورٹی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا. سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے پارٹی صدارت کے بعد؟ دیکھیں جی جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے 1 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی. رانا صاحب عرفان صدیقی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا
کہ جہاں پہ چیئرمین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار آئے سامنے آئے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو, چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور, وہاں پہ کوئی اور امیدوار ان کا سامنا کیوں نہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نومینیشن پیپر فائل ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ تو شورا ہے, سن لیں نا, وہاں پہ شورا ہے. شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں, اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا, یعنی گلی کا یونین کونسل کا عہدیدار تک وہ امیر ہی جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے. دیکھیں, یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. مجھے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اور مجھے خیر پوری آگاہی بھی نہیں ہے. جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لابیز ہیں ان کی لونڈی تھی, وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی, ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا. اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد, اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی, تو یہ غلط نہ ہوگا. انہوں نے اس جماعت کو 3 مرتبہ جو ہے وہ, بلکہ 4 مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا, اقتدار مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ اعزاز ملا, اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود, تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ یہ مودی 10 سال سے بیٹھا ہے انڈیا میں, تو وہ تو ایک آنکھ نہیں پاتا اس کو پاکستان. تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گراں قدر خدمات ہیں. ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے, بعض پارٹیوں میں ایسے لیڈرز یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتی ہے. بہت زیادہ امید اس والے سے ہے کیونکہ باہر گفتگو بھی کی عرفان صاحب نے, اور تمام کے جو کاغذات نامزدگی لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں. اور نہیں, لیکن میں بطور چیف الیکشن کمشنر, اور میرے ساتھ یہ کمیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں, جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے, کاغذات جمع کروائے. ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں, صبح بیٹھے ہیں. نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے, کس نے کرنے ہیں. ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں. پارٹی کا جو بھی معزز رکن, معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے. اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شک آپ بھی کروائیں. مسلم لیگ نون کی ری ویمپنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبائی سطح پر بھی کافی تبدیلیاں ہوئی. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں, باقی صوبوں میں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی وہاں پہ بڑی محنت کی ہے. ڈویژن, ڈسٹرکٹ, صوبائی حلقہ اور یو سی لیول تک موجود ہے. باقی ہر الیکشن کے بعد پھر یہ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ متحرک ہیں, ان کو آگے لانا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا, یا ان کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ تو پارٹیز میں ہمیشہ جاری رہتا ہے.
पहले भी जारी था, अब भी इसके बाद जो है वो ये अमल तो जारी रहेगा, ये कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कहा। जी अंसारी साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से था कि वो काफ़ी अच्छे से खामोश थे। अब पार्टी सदर बनने के बाद क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि वो सियासी तौर पर एक मुतहर्रिक लीडर के तौर पर बाहर निकलेंगे? कहा जा रहा है कि शायद वो मुल्क गिर दौरे भी करें और जिनसे वो रूठे हुए हैं या जिन पर वो वक्तन फवक्तन शिकवे करते हैं, उन शिकवों का हल क्या है? नहीं, वो किसी से रूठे हुए नहीं हैं और वो मुतहर्रिक हैं पार्टी के हवाले से भी, और पार्टी जो गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में भी और मरकज़ में भी। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा ये बात की है कि जो भी बुनियादी फ़ैसले हैं वो उनके पार्टी लीडर होने के नाते उनकी अप्रूवल के बगैर ना आज से पहले हुए हैं, ना आज हुए हैं और ना आइंदा होंगे। तो इसलिए वो पूरी तरह से जो है वो मुतहर्रिक हैं। बाकी जिन तकारीर और जिन बयानात की आप कमी महसूस कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमी पूरी होगी। जी, उनमें पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं उनमें भी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जनरल सेक्रेटरी का अहदा भी तब्दील किया जा रहा है, उसके अलावा निचले लेवल पे भी अब कुछ हद तक कबल ही। देखें, ये तो बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो गर्दिश में हैं। जिस तरह से पंजाब जो है वो पंजाब जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने पंजाब को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया है, ये बात आज से 5 साल पहले भी ज़ेर तजवीज़ थी, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने इसे मुनासिब नहीं समझा। तो इसी तरह से जो बाकी ओहदे हैं उन ओहदों के ऊपर भी अगर लोगों ने 4-4, 5-5 साल काम कर लिया है तो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एजेंडे के तौर पे ज़रूर होनी है या ज़रूर करनी है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत महसूस करेंगे वो करेंगे। जी राणा साहब ये बताइएगा, आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टूटे डाका और हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से एक वीडियो शेयर की है और उसमें मौजूदा सिपा सलार को जनरल यहिया से मिलाने की तशबीह दी है और खुद को शेख मुजीबुर रहमान बनाने की तशबीह दी है और ये कहा है कि गद्दार कौन है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं क्या इक़दाम होने चाहिए और इमरान खान को ये शीख कहाँ से मिल रही है कि वो जेल के अंदर भी बैठकर सीधा तोपों का रुख मौजूदा आदमी शीखा चाह रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं? मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि उनको ये जो है वो कहाँ से उनको शय या इमा मिल रही है, लेकिन हमाकत जो है ना उसके लिए किसी इमा की ज़रूरत नहीं होती। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के और बाज़ लोगों अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है। लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। आपने एक दफ़ा पंजाब असेंबली में उसका एक पैरा पढ़ा था सिर्फ, और उसके बाद आपका जो हाल किया गया था, तो आज वही वो हम मुजर्रम कमीशन की रिपोर्ट सारी कौम को पढ़ने का कह रहे हैं। देखिए, इसमें वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं उसके मुतल्लिक मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। तो इसलिए कौम को उसके मुतल्लिक मुहतात रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। और अंसारी साहब आप भी अपने रवैये को मुहतात रखें। लास्ट क्वेश्चन जी, शहबाज शरीफ जो है वो कायम मकाम सदर लेंगे, तो आइंदा सेटअप क्या देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कौन सा पार्टी में ओहदा दिया जाएगा? देखिए, इसमें पार्टी का ओहदा जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के बहुत ही अहम रहनुमा हैं। और अगर कायदे मोहतरम और प्रेसिडेंट PMLN मियां नवाज शरीफ के बाद पार्टी में अगर किसी की पोजीशन है या किसी के ऊपर पार्टी मुतफिक है तो वो मियां शहबाज शरीफ का नाम है। तो इसलिए वो ओहदा जो भी मुनासिब समझे। इस वक्त तो वो जिस
मिशन पे काम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल जो है उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी की भी और हम सब के भी पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि PMLN भी, इस मुल्क की सियासत भी और मुल्क और कौम भी जो है वो कामयाब है। हम देखते हैं कि उधर सिस्टम के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाती है और जो क़यादत है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो खानदान जिस पार्टी में है वो उसी पे रूल कर रहा है। तो क्या मुस्लिम लीग नून क़यादत साजी पर तवज्जो नहीं दे रही कि आपको शरीफ फैमिली के अलावा भी कोई क़यादत पैदा करने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, देखें ये इस मुल्क के सियासी हालात हैं। आप मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं या जो हमारे टॉक शोज़ में हमारे दोस्त तबसरा फरमाते हैं, वो मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उनसे बिल्कुल लातल्लक हो के जो है वो अपना तबसरा जो है वो फरमाना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि जब किसी भी पार्टी जो है उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज़ किया जाएगा और उस पार्टी को की लीडरशिप को कोशिश की जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके की बजाय कोर्सव मैयर से कि उसकी लीडरशिप को जो है वो खोया जब स्नैच किया जाए, उसे पार्टी उनसे जो है वो अलहदा की जाए, तो ये फिर जो है वो जहाँ भी वो ऐसी कोशिश होगी उसमें फिर पार्टी के अंदर भी और पब्लिक एट लार्ज आवाम के अंदर भी जो है वो फिर रेजिस्टेंस आती है। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो खुली मिसालें हैं। शरीफ फैमिली को अगर पार्टी में एक अहमियत, एक मकाम, एक लोगों की मोहब्बत या एक जज्बाती लगाव अगर हासिल है तो उसकी एक वजह है कि शरीफ फैमिली को जो है वो एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा जो है जिस अंदाज से विक्टिमाइज़ किया गया ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू पार्टी, तो उसके फिर जो असरात हैं वो बिल्कुल मुरतब होते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, अगर पिछले 70 साल से इस मुल्क के अंदर सियासत जो है वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चल रही होती, तो आज तक फिर कई तब्दीलियां जो है वो पार्टियों में आ चुकी होती और मुल्की सतह पे भी आ चुकी होती। और अगर इस मुल्क में इस प्रोसेस को जो है इस अंदाज से चलने दिया जाएगा तो ये तब्दीलियां जो है जिस तरह से दुनिया में आई हैं पाकिस्तान में भी आई हैं। पार्टी आइन के कमेटी कायम की गई थी कि पार्टी आइन में तरमीम की गई, वो कमेटी कब तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी और कब तक आइन की तरमीम होगी? वो आइन में जो तरामीम है उसके ऊपर हमने काम मुकम्मल कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कल मरकज़ी कौंसिल से सेक्रेटरी जनरल पार्टी के चौधरी एहसन इकबाल साहब जो है वो उनकी परमिशन इंशाल्लाह हासिल करेंगे। जी कि अभी आपने कहा कि आप बानी पीटी चेयरमैन के लिए दुआ हो गई हैं, तो नहीं, मैं जिस बात के लिए दुआ हूँ आपको पता है ना जिस अंजाम की मैंने बात की, ठीक है, हाँ। लेकिन दुआ तो दी। ये बताइएगा कि आप क्योंकि नवाज शरीफ पार्टी के सदर भी बनने जा रहे हैं, तो इमरान खान अगर थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या नजर? देखें, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मेरा तो ये यकीन है कि कोई जमात, कोई सियासतदान डायलॉग से, उसकी वजह ये है कि जब पार्लियामेंट में जो गाड़ी है उसके 2 पहिए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ, तो बात के बगैर तो बात डायलॉग को तो कोई इनकार जो है वो कर नहीं सकता। लेकिन बानी PTI ने यही इस मुल्क का अलमिया है, इस मुल्क की सियासत का अलमिया है कि जब से उनको रिकग्निशन मिली है अक्टूबर 2011 से आज 2024 13 साल हो गए हैं, वो इसी बात पे डटे हुए हैं कि ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी को छोड़ूंगा, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी के साथ डायलॉग करूंगा। और उसकी इस ज़िद और हटधर्मी की वजह से आज पिछले 13 साल में करते करते होते होते जो है पाकिस्तान मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी जो है इस जगह पे आगे खड़ा है। कल आपने सर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी कि अदारों के दरमियान जो महाजराई है उसके लिए पस से पर्दा डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं।
क्या वो शुरू हो चुके हैं और उनका नतीजा कब तक हम मुतवक्किल करें? और अगर मैं ये कह दूं कि होने जा रहे हैं तो फिर पसे पर्दा क्या हुआ? अच्छा राणा साहब, मलक रियाज इनकलाबी हो गए, थोड़ा सा कौम को बता दें कि जो भी इमरान खान के साथ लगता है इनकलाब। आप मलक रियाज की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में ख्वाजा सराज जो है वो इनकलाबी हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं, यहाँ पर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे तो उन्होंने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून के लिए 11 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब का अमल भी शुरू हो गया है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है और कल यौम तकबीर मनाने के दिन का कहा गया है और मज़ीद ये कहा गया है कि 28 मई को मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 28 मई को मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है। 28 मई मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन है जिस पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि कल यौम तकबीर पर सरकारी छुट्टी का वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।